तो आपको कैसा लगा जब आपने ये भविष्यवाणी की लेकिन दुनिया ने इस पर ना ध्यान दिया, ना ही कोई तैयारी की? देखो डेरेक, मैंने तो पहले ही कहा था, बोलने से बहुत अच्छा नहीं लगता है। अगर अगले कुछ दशकों में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो इसका कारण कोई युद्ध नहीं बल्कि कोई अत्यधिक इन्फेक्शियस वायरस होगा। उस समय का सोचता हूं तो मुझे लगता है कि काश उस बात पर और जोर देता। मुझे उस बात पर और जोर देना चाहिए था। हमने वास्तव में एक महामारी को रोकने वाली किसी प्रणाली में बहुत कम निवेश किया है। हम अगली महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। आपने इस तरह की सटीक भविष्यवाणी कैसे कर दी? कैसे पता चला कि ये होने वाला है? ऐसा है कि बहुत से रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं और समय समय पर उनमें से कोई फैल जाता है जिससे लोग मरने लगते हैं। रेस्पिरेटरी बीमारियां बड़ी भयानक होती हैं क्योंकि इसमें आप संक्रमित होने की हालत में भी किसी प्लेन या बस में घूम रहे होते हैं, जबकि दूसरी बीमारियों में जैसे कि एबोला वायरस जब तक दूसरों को संक्रमित करता है आप हॉस्पिटल के बिस्तर पर होते हैं। हाय, हाल ही में मुझे बिल गेट्स का इंटरव्यू लेने का मौका मिला जब उनकी फाउंडेशन का वार्षिक पत्र जारी हुआ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने बहुत चीजों के बारे में बात की जिसमें दुष्प्रचार और गलत जानकारी शामिल है, लेकिन महामारी के बारे में मुझे ये जानना है कि जब इतने लोगों ने इसको आते हुए देखा और उस समय इसकी रोकथाम में खर्च भी कम होता तो फिर इसके बारे में कुछ ज्यादा किया क्यों नहीं गया? भूकंप जैसे कुछ खतरे हैं जिसमें हम समय समय पर छोटे भूकंप महसूस करते हैं। इसी तरह आप युद्ध या आग फैलने का या तूफान का इतिहास जानते हैं। आप ये सब भूल नहीं पाते, लेकिन महामारी का आना बड़ा अनियमित होता है। हमें पता रहता है कि ये कुछ ही समय के मेहमान है तो हमें इसमें पैसे डालने का कोई भी औचित्य नहीं दिखता। आप इसके लिए बीमा करने का खर्च नहीं उठाएंगे, लेकिन ये महामारी हमें एहसास दिलाएगी कि इसे प्राथमिकता देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों को वो आखिरी जंग लड़ने में कुछ दिक्कतें हैं और इसीलिए अगर हम अभी महामारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और अगले 100 साल तक दूसरी महामारी नहीं आती तो वो कौन सी आपदा आ सकती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं? मैं कहूंगा 2 आपदाएं। एक है क्लाइमेट परिवर्तन, इससे हर साल महामारी से भी ज्यादा लोगों की मौतें होंगी। इसके अलावा एक और बात है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, वे है बायोटेररिज्म यानी जैव आतंकवाद। यदि किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो एक वायरस बना सकता है। इसका मतलब है कि इससे होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं बनिस्बत के अभी जैसे प्राकृतिक तौर पर होने वाली महामारियों के। मुझे ऐसा लगता है कि महामारियों के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। जलवायु परिवर्तन या एस्टेरॉइड की टक्कर ऐसी चीजें हैं जिसका खतरा आप जानते ही हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि इंसान ऐसी समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं है। मेरे पसंदीदा लेखक हैं वैक्लेव स्मिल। आपको बताना चाहूंगा कि वे सभी संभावित प्रकार की आपदाओं के बारे में लिख चुके हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड का खतरा या फिर येलोस्टोन पार्क के ज्वालामुखी फटने जैसा खतरा। उन्होंने बताया कि कैसे महामारी दूसरी सबसे बड़ी आपदा है। पहली है मनुष्यों द्वारा शुरू किया गया परमाणु युद्ध। दोनों ही मुसीबतों के लिए हमें तैयार रहना है। तो अगली आपदा का सामना करने के लिए हमें कौन से बदलाव लाने चाहिए और क्या ये संभव है कि कोविड-19 विश्व की अंतिम महामारी बनकर रह जाए? महामारियां निश्चित तौर पर और भी आने वाली हैं। जिस तरह से मनुष्य दूसरे जीव जंतुओं से व्यवहार करता है, वायरस 2 प्रजातियों के बीच की दीवार को लांग कर आता है। अब ये चाहे चमगादड़ से आए या बंदरों से। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम अपनी तैयारी को इस स्तर तक सशक्त कर सकते हैं कि फिर ये कभी भी ऐसा वैश्विक मुद्दा ना बन पाए? हम अपनी तैयारियों को बढ़ा सकते हैं ताकि अभी जितनी मृत्यु फिर दोबारा कभी भी ना हो। सच कहूं तो महामारी में मृत्यु दर और भी बदतर हो सकती है। चेचक में 30% लोग मर गए थे, तो हम भाग्यशाली हैं कि अभी तक मृत्यु दर इतनी ज्यादा भी नहीं थी इस बार, और हम इसे फैलने से पहले रोक सकते हैं। ये बहुत से देशों में पहुंच तो जाएगा, लेकिन सही सिस्टम बना दिया जाए तो अभी की तुलना में सिर्फ 10% लोग मरेंगे। तो ये जो सिस्टम आप लागू करना चाहते हैं जिसके द्वारा ये महामारी जड़ में ही रोक ली जाएगी, और इसमें ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं है पर होनी चाहिए थी? मैं इसे 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक फील्ड वाली गतिविधि है और दूसरी R&D गतिविधि। R&D में हमें मैच्योर करने की आवश्यकता है mRNA को, ताकि हम इसे और भी तेज कर सकें। दुनिया भर में कारखाने खुल जाएं और ये सस्ता और थर्मल तौर पर स्थिर हो जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एंटीबॉडी सहित चिकित्सा विज्ञान में की जा सकती हैं। डायग्नोस्टिक्स में एक दिन में 10 मिलियन PCR टेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अब फील्ड की बात करें तो दुनिया भर में बहुत सारी डायग्नोस्टिक मशीनें लगाने की जरूरत है।
हमें महामारी विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता है, तो बराबर का निवेश होना चाहिए हमारी R&D में और फील्ड बेस्ड ग्रुप में, साथ ही लगातार बहती हुई सूचनाओं में भी। मैं सच कहूं तो मुझे लगता है कि असल मुद्दा कुछ और ही है जो इन सभी मुद्दों से ऊपर है, और वो शायद इस बात में छिपा हुआ है कि लोग किस तरह से सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, क्या सही है और क्या गलत। मैं ये कहूंगा कि जिस टाइम मैं यंग था, इंफॉर्मेशन युग की शुरुआत हो चुकी थी, लगता था जैसे इंटरनेट और ये सारे टूल सही सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना देंगे और हमारी दुनिया तथ्यों से चलेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको भी इंटरनेट को लेकर कुछ इसी तरह की उम्मीदें थी? वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि अभी जो भी चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और हम इससे कैसे निपटेंगे। इंटरनेट ने एक बड़ा ही शानदार काम किया है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। जैसे लोग आपका चैनल देखते हैं और उनको अवसर मिल रहा है समझने का विज्ञान को और मौजूदा परिस्थितियों को। ऐसा पहले संभव नहीं था। तो हुआ ये कि अब बहुत ज्यादा लोग जानकारी से लैस हो गए हैं। जैसे मेरे कई दोस्त मुझसे वेरिएंट्स के बारे में पूछते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं ये देख के कि कैसे वे नवीनतम सूचनाओं के साथ अप टू डेट हैं। तो जो लोग तथ्यों को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक स्वर्णिम युग है। सच कहूं तो हम नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि इस तरह के कुछ प्रपंच या तथ्यों के विपरीत चीजें। ये इसलिए कि सोशल मीडिया अभी नया नया है। ऐसी बातें जो झूठी हैं लेकिन लुभावनी हैं, उनको हमें जड़ से ही खत्म कर फैलने से रोकना होगा। तो हमारे पास ऐसे कोई ठोस आइडियाज नहीं हैं जिससे हम इस तरह की डरावनी प्रवृत्तियों को रोकें। जैसे कि वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाने के कारण सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन देने का काम धीमा हो गया है। इस तरह से महामारी बढ़ती जा रही है और हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। यह भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अमेरिका के महान सिद्धांत फ्री स्पीच के खिलाफ जा रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि आपने भ्रांति फैलाने वाली बात छेड़ दी। पहले के जमाने में समस्या ये थी कि सूचना का अभाव था, और अब ऐसा है कि सूचना कुछ ज्यादा ही मौजूद है, इसलिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ बातें तो एकदम साफ तौर पर दिख रही हैं कि वैक्सीन के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश है, लेकिन कुछ बातों के बारे में निश्चित नहीं है कि वे क्या है। जैसे कि किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए और किसे इसे देखना चाहिए। हमारे पास आज वो नहीं है। क्या आप विशेषज्ञों को इसमें शामिल कर सकते हैं जो इसका महत्व समझते हुए इस पर जोर दें? इसमें मुनाफा कमाने की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें लोग एक्सपर्ट होने चाहिए और उनमें क्षमता होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही सालों में हम सही गलत का भेदभाव करने में अधिक सक्षम हो ही चुके होंगे। आपको एक बात बताता हूँ, कुछ समय पहले मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए बी हेटेड नामक एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने अफवाहों और भ्रांतियों को रोकने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। मैंने कहा था कि कैसे हमें गलत सूचना के पकड़े जाते ही उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ऐसा करने से कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के इरादे नेक नहीं है। आपको उनसे टक्कर लेते रहना होगा। मैंने सोचा तो बिल्कुल यही था, लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे विचार थोड़े नरम पड़ गए हैं, और अब मैं अफवाहों से लड़ने के बारे में ऐसा सोचता हूं कि ये एक इम्यून सिस्टम की तरह है। जाहिर है कि यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इस पर किसी चीज का असर होता है, ये एक समस्या है। लेकिन इम्यून सिस्टम का ज्यादा मजबूत होना भी एक समस्या बन सकता है। आपको बताऊं, 1918 की फ्लू महामारी के दौरान मृत्यु का फैलाव बड़े दिलचस्प तरीके से हुआ था। युवा और वृद्ध लोगों के मरने के चांस तो अधिक थे ही, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक था। लेकिन 25 से 35 एज ग्रुप के लोगों को भी इतना खतरा था, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही मजबूत थे, जिससे वो ओवर एक्टिव हो गए और उनकी मृत्यु दर में वृद्धि हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें एक संतुलन बनाना है कि गलत सूचना के खिलाफ कितना जोर देना चाहिए। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, कह रहा हूं 100 सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ही बेतुकासा है। ऐसा वीडियो बनाने का मतलब होगा कि आप ऐसी फालतू बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो कि कहीं भी मायने नहीं रखती हैं। तो आजकल मैं अफवाहों और भ्रांतियों के बारे में कुछ इसी तरह से सोचता हूं कि हमें एक ऐसा इम्यून सिस्टम बनना है जिसका एक लक्ष्य हो। इसलिए मैंने बिल गेट्स से बातचीत के दौरान इस थॉट पर और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की, जो कि उस वक्त ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रही थी। बात दरअसल ये थी कि ऑक्सफोर्ड अपनी वैक्सीन को ओपन सोर्स रखकर डेवलप करना चाहता था ताकि फॉर्मूला सबको पता चल सके। लेकिन फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसमें शामिल हो गए और कहा कि नहीं, आपको एक बड़ी फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी करनी चाहिए। और इसलिए जाहिर है ट्विटर पर लोगों को ये लगने लगा कि ये कोई घोटाला चल रहा है। लेकिन मैं बिल से जानना चाहता था कि आखिर असली कहानी क्या थी। एक सुरक्षित वैक्सीन बनाना ज्यादा जटिल है एक जेट इंजन बनाने से भी।
लोग टीका लगाने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। वैक्सीन की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है अगर उसका निर्माण उन फैक्ट्रियों में हो जहां हर कदम पर क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उस फैक्ट्री को कई महीनों के लिए बंद किया जा सकता है। वो उस समय जब आपको लाखों लोगों की जान बचानी है। तो वैक्सीन फैक्ट्रियां कभी भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कभी भी ओपन सोर्स करके साझा कर दें और गड़बड़ कर दें। इसलिए ये जानना कि कितनी संख्या में वैक्सीन बनाई जा सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया में सशक्त और सक्षम वैक्सीन निर्माता कितने हैं, और इस आधार पर हमने ये सुनिश्चित किया कि एस्ट्राजेनेका भारतीय कारखानों में बनाई जाएगी। इसके लिए कोई रॉयल्टी नहीं और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और इसका खर्चा हमने गेट्स फाउंडेशन के जरिए उठाया। ये वो कंपनियां हैं, हम उनके कारखानों की क्वालिटी पर एक दशक से काम कर रहे हैं ताकि सस्ती वैक्सीन बनाने की अतिरिक्त क्षमता खड़ी की जा सके। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है, लेकिन उनके पास तीसरे चरण का परीक्षण करने की क्षमता नहीं है और उनके पास कारखाने भी नहीं हैं। हमने ऑक्सफोर्ड से कहा कि उनको ऐसे किसी सहयोगी विशेषज्ञ को ढूंढना चाहिए। ऐसे में एस्ट्राजेनेका हमसे मिला। उनके अग्रीमेंट पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बिना किसी मुनाफे के करना चाहते हैं। मैं देख के प्रभावित हुआ कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ लोगों को इस काम में लगाया, और वो फार्मा कंपनियां जो इस काम के लिए आगे नहीं आई, उनकी बुराई कोई नहीं कर रहा है। इसलिए उन कंपनियों के बारे में सोचकर दुख होता है जो इतने चमत्कारी रूप से वैक्सीन बनाने में मदद कर रही हैं। वैसे मुझे भी लगता है कि यही सब कारण हो सकते हैं, लेकिन इन बातों को समझने में जो बारीकियां चाहिए वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखती, और दुनिया में ये सब होता हुआ देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। और ये देखकर भी बिल कि आपको इस तरह के दुष्प्रचार का टारगेट बनाया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको देखकर परेशान हो जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं दुनिया में सबको सच्चाई का पता होना चाहिए। और आपको जब मैं ऐसे महान काम करते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि सब आपकी तारीफ करें पर बुराइयां होती हैं। क्या कहेंगे इस पर? अभी मैं बुरा मानने की स्थिति में नहीं हूं, और मेरे साथ ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो मुझको किस्मत वाला महसूस कराती है। मैं कामना करता हूं दुष्प्रचार खत्म हो जाए, क्योंकि भविष्य पर इसका पता नहीं क्या असर पड़ सकता है। अभी तक के वैक्सीन रोल आउट के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि हमें अभी सप्लाई चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए और डिमांड चाहिए, और इन सभी में बड़ी सारी चुनौतियां हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक सिंगल डोज की वैक्सीन है, बहुत सस्ती है और अत्यधिक स्केलेबल है। तो पहले एस्ट्राजेनेका, फिर जॉनसन एंड जॉनसन और कुछ महीने बाद नोवोवैक्स। अधिकतर विकासशील देशों में यही वैक्सीन है जो कि सप्लाई होने वाली है। इसलिए हम अरबों खर्च कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा।